एंशियंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम बहुत लंबा है। मिथ्स और हिस्ट्री भी ओवरलैप करती है। डायरेक्ट करंट अफेयर से कनेक्शन भी कम दिखता है, इसलिए दिमाग इसे लो रिटर्न सब्जेक्ट मान लेता है। एंशियंट हिस्ट्री से हर साल 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अधिकतर स्टूडेंट्स हिस्ट्री को डायनेस्टी के सीक्वेंस से पढ़ते हैं, जबकि यूपीएससी चैप्टर वाइज नहीं, डायमेंशन वाइज क्वेश्चन पूछती है। अब आप किसी भी बुक्स को देखिए, गाइड बुक्स को देखिए, नोट्स देखिए, उसमें लिखा होगा हड़प्पन पीरियड, वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग देखता है, इकोनॉमी को अलग देखता है, सोशल सामाजिक व्यवस्था को अलग देखता है, राजनीतिक व्यवस्था को ऐसे देखता है। तो आपकी पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए कि पूरी हिस्ट्री में शुरू से लेके, यानी कि वैदिक काल से लेके पोस्ट गुप्त एज तक इकोनॉमिक कैसे डेवलप हुई, सामाजिक व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, राजनीतिक व्यवस्था कैसे डेवलप हुई। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कहीं पढ़ाया नहीं जाता। हायर एजुकेशन में यानी पीजी में, एमफिल, पीएचडी में इसी तरीके से बुक्स होती हैं। ये जो अलग अलग पार्ट करके पढ़ाने का तरीका है, राजवंश के हिसाब से, डायनेस्टी के हिसाब से, वो स्कूल और बीए का है। एमए से इसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि प्राचीन भारत में लैंड रेवेन्यू का विकास कैसे हुआ। इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो अलग अलग डायनेस्टी हैं, उनकी उनके जो फीचर्स हैं उसका कंपैरिजन भी आसानी से हो जाता है, और आईएएस को मतलब कंपैरिजन से ही होता है। इसके अलावा हिस्ट्री में किसी व्यवस्था में कब चेंजेस आए, यानी वो माइलस्टोन कौन सा है, टर्निंग पॉइंट कौन सा है, वो समझ में आता है। और यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन इसी टर्निंग पॉइंट से उठाता है। तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को पूरी एक सीरीज के रूप में देखते हैं, तो इसका जो इंटरनल डेवलपमेंट है, इंटरनल फ्लो है, वो आराम से आप समझ पाते हैं। अधिकांश लोग जब पीवाईक्यू की एनालिसिस करते हैं तो वो ये देखते हैं कि मौर्य काल से कितने क्वेश्चन आए, गुप्त काल से क्वेश्चन कितने आए, वैदिक काल से कितने आए। जबकि आईएएस में हमें यह देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कितने क्वेश्चन है। भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन गुप्त काल का हो, मौर्य काल का हो, वैदिक काल का हो, पर हमें वो एक पार्ट मानना पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, किस सेक्शन में वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, किस सेक्शन में उतनी डेप्थ में नहीं जाता है। इस तरीके से पढ़ने से एंशियंट हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है। एंशियंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमें इसकी फोर्थ डायमेंशनल मैट्रिक्स को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री में 4 डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछता है, ना कि अलग अलग राजवंशों की कहानी पूछता है। हिस्ट्री को चैप्टर वाइज मत पढ़िए, डायमेंशन वाइज पढ़िए। ये प्रैक्टिकल भी है और रिवीजन फ्रेंडली भी। इससे एस्पिरेंट हर टॉपिक को एक फिक्स लेंस से देखना शुरू कर देता है, जिससे आसानी से रिवीजन हो जाता है। आपके लेंस फिक्स होते हैं, चाहे वो मौर्य काल में पढ़ें चाहे गुप्त काल में। इन डायमेंशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए, आप आईएएस या पीसीएस बनने जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो यूपीएससी की डिमांड ये होती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुआ है वैदिक काल से लेके आज तक। अगर आप इसको समझ जाते हैं अच्छे से, तो प्रशासन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व करने में आप इनसे मदद ले सकते हैं। वैसे आप कहेंगे कि हिस्ट्री ना पढ़ें तो क्या प्रशासन नहीं चला पाएंगे, तो ऐसे तो नेता कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते फिर भी शासन चला रहे हैं। पर अच्छी तरीके से प्रशासन की समस्याएं समझने के लिए पुराने प्रशासन से, पुराना प्रशासन कैसा था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस थे, राजाओं ने क्या ध्यान दिया, ये समझने से आपका फ्रेमवर्क अच्छा बनता है। यूपीएससी ध्यान रखता है कि किसी भी पार्ट की जो यूटिलिटी वैल्यू है, जो अप्लाइड चीजें हैं, उन्हीं को ज्यादा पूछा जाए। अब आप पुराने 5-6 साल का पेपर देखिए, एनालिसिस कीजिए। आप देखेंगे कि आईएएस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं। क्यों? क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। अब आपको ये चीज एक लॉजिकल चीज लगने लगती है। अन्यथा जो लोग यूपीएससी का माइंडसेट नहीं समझ पाते हैं, फिर वो यूपीएससी का फुल फॉर्म अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन या उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन कर देते हैं। अगर आप माइंडसेट नहीं समझेंगे, अगर आप हिस्ट्री को राजवंशों की, राजाओं की कहानी के रूप में पढ़ेंगे, तो आप कहानी ही पढ़ते रह जाएंगे। और अगर आप यूपीएससी का माइंडसेट समझते हैं और पैटर्न वाइज हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपका प्री आसानी से निकल जाएगा।
एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इकोनॉमी। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर पेपर देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। लगभग 60% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि हमें फोकस कहाँ करना है। अगर गुप्त काल मौर्य काल के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि फोकस कहाँ करना है। तीसरी डायमेंशन है कल्चर। देखिए, कल्चर मेंस का भी पार्ट है और हिस्ट्री और कल्चर को यूपीएससी के सिलेबस में अलग अलग जगह दी गई। तो कल्चर पढ़ने से हमें मेंस में भी फायदा मिल जाता है। अब यहाँ इशू क्या होता है कि बहुत से लोग ओवरलैपिंग के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया मालविकाग्निमित्रम किसकी किताब, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई, तो बहुत से लोग चौथी बौद्ध संगीत को कुषाण काल का क्वेश्चन मान लेंगे, जबकि ये क्वेश्चन किसका है, आर्ट का क्वेश्चन है, रिलीजन वाले पार्ट का है। कल्चर के क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ये देखना है कि आमतौर पे यूपीएससी सेकुलरिज्म के कारण उस पर धार्मिक पक्षपात का आरोप न लगे, इसलिए हिंदू कल्चर के क्वेश्चन कम पूछते हैं। इसकी भरपाई वो बौद्ध और जैन दर्शन के क्वेश्चन से कर लेते हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बुद्धिस्ट कल्चर के आते हैं। बुद्धिस्ट में पूछा जाएगा बुद्ध दर्शन के हिसाब से पारमिता क्या है, अनेकांतवाद क्या है, जैन दर्शन में स्यादवाद क्या है। हिंदू कल्चर के लिए ज्यादातर यूपीएससी केवल वैदिक काल से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पर वैदिक काल शब्द लिख देने से ये चीज धार्मिक नहीं लगती। तो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैसे मान लीजिए संस्कार है, तो इन चीजों को हम छोड़ सकते हैं। कल्चर के पार्ट हुए रिलीजियस यानी रिलीजन का इतिहास, दूसरा है सोशल चेंज, तीसरी चीज है आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा लिटरेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी कल्चर के अंतर्गत आएगा। चौथी डायमेंशन है पॉलिटिकल घटनाएं। इन चारों चीजों में सबसे कम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ते समय होता उल्टा है। ज्यादातर लोग पॉलिटिकल घटनाएं ही पढ़ते रहते हैं और फिर आरोप भी लगाते हैं कि हिस्ट्री बहुत कठिन है, हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती हैं। आप पेपर देखिए कितनी डेट्स पूछी जाती हैं, आईएएस में नहीं पूछी जाती हैं, पीसीएस में नहीं पूछी जाती हैं। ये डेट्स जो है रेलवे या दूसरे एग्जाम से पूछी जाती हैं, वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, अशोक से कोई क्वेश्चन आया, समाहर्ता कौन है, रज्जुक कौन है, अशोक ने किस जगह पर यात्रा करते समय वहां का टैक्स कम कर दिया। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल नहीं है, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की है। समाहर्ता जो एक वित्त मंत्री का काम कर रहा है, रज्जुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने समय में आजकल के जिलाधिकारी की तरह जो सिमिलर ऑफिसर है वो रज्जुक था, और आप यूपीएससी से एक जिलाधिकारी ही बनने जा रहे हैं। तो इन चीजों से यूपीएससी ये चाहता कि आपको पता चले कि जिलाधिकारी का पद सबसे पहले कॉर्नवालिस ने ही नहीं बनाया था, उसके पहले भी इस तरह के सिमिलर पद थे। अशोक के समय रज्जुक था, अकबर के समय किरोड़ी था। इस कंपेरिजन करने से हिस्ट्री की समझ भी बेहतर होती है। अगर हम इस क्वेश्चन को मौर्य काल का मान लेते हैं तो हमारे पढ़ने का जो पैटर्न है वो गड़बड़ा जाता है और फिर इससे हमारा फोकस गड़बड़ा जाता है। फिर हम मौर्य काल की बहुत सी गैर जरूरी राजनीतिक घटनाएं भी पढ़ने लगते हैं। लोग मौर्य काल में ये भी पढ़ते हैं कि बिंदुसार कब राजगद्दी पर बैठे थे, बिंदुसार के पुराणों में नाम क्या है, यूनानियों के अनुसार क्या नाम है। इस तरह की चीजें कभी भी एग्जाम में नहीं आती। साउथ इंडियन हिस्ट्री में देखिए, संगम काल हो, चोल काल हो, पल्लव काल हो, कल्चर के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अगर आप साउथ इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, राजाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे, तो नाम तो नहीं याद होंगे, इतने नाम हैं। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में पागलपन जरूर आ जाएगा। एक जमाना था जब हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती थी, अब न्यू हिस्ट्री का जमाना है, कंपोजिट हिस्ट्री का जमाना है। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, इतिहास केवल राजाओं की जिंदगी का लेखा जोखा नहीं है, सामाजिक आर्थिक विकास, आम जनता की जो लिविंग कंडीशन थी वो इतिहास है। तो जब से ये कंपोजिट हिस्ट्री की समझ बनी है, यूपीएससी उसी चीज को फॉलो करता है। चौथी चीज है आर्कियोलॉजी और इतिहास को जानने के सोर्स। आर्कियोलॉजी में यूपीएससी मेनली हड़प्पा सिविलाइजेशन पर फोकस करता है। आर्कियोलॉजी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आईएएस की तुलना में पीसीएस के क्वेश्चंस की रेंज ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि इंडिया में आर्कियोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम दक्कन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, और पीसीएस के कोर्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का काफी प्रभाव होता है। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं कि आर्कियोलॉजी के क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बस जा पाएगी। आप देखिए क्वेश्चन कहां से आते हैं, बेलम घाटी से आते हैं, संत कबीर नगर में लहुरा देव का आया, प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, मैधा, दमदमा, ये क्वेश्चंस आते हैं। इन साइट्स के नाम आपको याद है। ध्यान दीजिए कि ये सारी साइट्स इलाहाबाद के आसपास हैं, ईस्टर्न यूपी में है।
इसलिए यूपीएससी केवल हड़प्पा को फोकस करता है। इस अंतर को जान लेने से आप बहुत सारी चीजें छोड़ सकते हैं। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक यानी स्टोन एज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जबकि किताबों में उनके उपकरण भी बना देते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एकेडमिक्स की जो भी किताबें होती हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर होता है हिस्ट्री को जानने के सोर्स। हिस्ट्री कोर्ट है और वह किसी चीज को प्रूफ करने के लिए सबूत मांगती है। अदालत सबूत मांगती है, सच और झूठ से उसे मतलब नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के पास तीन तरह के सोर्सेस हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे शिलालेख, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस। लिटरेरी सोर्सेस में एक हैं जो इंडियन सोर्सेस होते हैं और दूसरा फॉरेन ट्रेवलर के सोर्सेस। तो ऐसे में अगर अशोक के शिलालेख के से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको मौर्य काल का आप नहीं मानेंगे, आर्कियोलॉजी और सोर्सेस वाले डायमेंशन में रखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में अंतर भी इसी कारण आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में कोई फैक्ट स्टेब्लिश किया जाता है तो इन तीनों प्रकार के एविडेंस को मिलाकर किया जाता है। अगर तीनों एविडेंस अलग अलग बातें कह रहे हैं तो वो फैक्ट स्टेब्लिश नहीं होता है। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते समय आपको एक जासूस का दिमाग रखना पड़ेगा कि हमारे पास अलग अलग क्लू हैं और उन क्लू से हमें हिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आमतौर पर क्लियर होता है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट क्या है, गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, उनका सांप्रदायिकता से निपटने का जो तरीका था वो सही था या गलत था। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो डिस्प्यूट होता है वो आइडियोलॉजी का होता है। अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री की समस्या ये होती है कि वहां पर वह घटना उसी समय हुई यही क्लियर नहीं होता है, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग लिखा होता है। तो जब तक तीनों सोर्सेस एक ही बात को क्लियर नहीं बताते उसे प्रमाणित नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठे, ये स्टेब्लिश हुआ 1960 के आसपास। इसके पहले कुछ लोग कहते थे कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच एक राजा का संकेत मिल रहा है, लेकिन क्लियर नहीं था। एविडेंस में एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये किया जा सकता है पीसीएस में खासतौर से कि ये एविडेंस किसके समय के हैं, ये एविडेंस कहां से मिला। लेकिन यूपीएससी में इस तरह के एविडेंस पूछे जाते हैं जिन्होंने इतिहास का कोई फैक्ट स्टेब्लिश करने में मदद की थी। जैसे अभी रामगुप्त की हम लोग बात कर रहे हैं कि विदिशा की जो मूर्तियां मिली थी उसमें जो अभिलेख मिला उससे फाइनली स्टेब्लिश हुआ कि रामगुप्त नाम का कोई शासक था। इसलिए ये एविडेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन आपने देखा होगा पीसीएस में कई बार आया है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर एक तरफ हमें लक्ष्मी देवी की प्रतिमा का अंकन मिलता है, ये गोरी का नाम है। गोरी ने हिंदू गॉडेस की आकृति क्यों लिखी, संस्कृत में लेख क्यों लिखवाया? एक्चुअली इसकी व्याख्या ये की जाती है पृथ्वीराज चौहान तराइन युद्ध के बाद गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में राज्य करते रहे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है कि गोरी को खोखरों ने मारा। कुछ सोर्सेस में गोरी की हत्या इस्माइली सियाओं के द्वारा भी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान का मामला केवल किंवदंतियों का है, फिल्मों का है। अगर आप मिथ को मिला देते हैं तो आप मानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने गोर में जाकर जब उन्हें अंधा कर दिया गया उन्होंने शब्दवेदी बाण छोड़कर गोरी को मारा। हिस्ट्री में यह तथ्य बिल्कुल माना ही नहीं जाता है। पृथ्वीराज चौहान की डेथ 1194 में हुई थी जबकि गोरी की डेथ 1206 में हुई थी। एंशिएंट हिस्ट्री इमेजिनेशन से नहीं एविडेंस से बनती है। आपकी बुक में हिस्ट्री के 20 चैप्टर हो सकते हैं, 25 चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी सिर्फ इन 4 डायमेंशंस में सोचती है। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस किस टॉपिक पे हमें हर युग पढ़ना है। अगर हम इन लेंस को फिक्स कर लेंगे फिर हमें हर पीरियड को उन्हीं लेंस में देखना होगा, अलग अलग हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाएगा। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और ये भी फालतू में नहीं है। आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कलेक्टर बनने जा रहे हैं और कलेक्टर का मतलब ही है रेवेन्यू कलेक्शन। तो राज्य के पास रेवेन्यू के सोर्सेस क्या थे, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ वो एक दिन का नहीं है। तो वैदिक काल से लेके पोस्ट गुप्ता एज तक या मिडिवल पीरियड में भी रेवेन्यू का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि हम केवल ये याद कर लें कि कौन सा टैक्स लिया जाता था, हमें डेवलपमेंट भी समझना है। देखिए जब हम ऋग्वैदिक पीरियड में जाते हैं तो वहां पे राजा अभी टैक्स ले ही नहीं रहा है, उसको कबीले के लोग कुछ मिल के पैसा दे दे रहे हैं, लेकिन वो वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। और टैक्स के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि वो कंपलसरी है। अभी आप किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए, कुछ लिखिए, संसद भवन के सामने प्रदर्शन कीजिए,
टैक्स देने से मना करेंगे, समस्या हो जाएगी। टैक्स सरकार की मेन अथॉरिटी है जिस पर आप अटैक नहीं कर सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में अभी राजा की इतनी पावर नहीं है, वो एक कबीले का मुखिया है। उत्तर वैदिक काल में आते आते हमें दो टैक्स मिलते हैं, बलि और भाग। यहां पे भी बलि ही केवल कंपलसरी है, भाग वॉलंटरी है। इसके बाद धीरे धीरे हम मौर्य काल में आएंगे, देखेंगे बहुत सारे टैक्स बढ़ गए हैं, उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है, इसलिए टैक्स भी बढ़ गए हैं। अब हमें यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से पकड़ना है कि कौन सा नया टैक्स मौर्य काल में लगा। गुप्त काल में और मौर्य काल में जो टैक्स थे उनमें अंतर क्या था। जैसे मौर्य काल में एक स्पेशल टैक्स हमें मिलता है जो किसी भी वंश में नहीं मिलता है, वो है प्रणय कर। तो इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। रेवेन्यू सिस्टम के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्यूरोक्रेसी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, मिनिस्टर कौन थे, ऑफिशियल्स कौन से थे। आप देखिए ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन सा अधिकारी क्या काम करता था और अधिकारियों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पुराने जमाने में, वैसे तो आज भी राज्य की शक्ति सेना और पुलिस पर डिपेंड है, पुराने समय में तो पूरी तरीके से मिलिट्री राज्य होते थे। तो मिलिट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें देखना है। आज की फिल्में हमें दिखा देंगी कि वैदिक काल में भी मिलिट्री ऐसी थी। देखिए मिलिट्री पहले फिक्स नहीं होती थी, मौर्य काल में वेतन मिलना शुरू हुआ। आप मध्यकाल में भी देखेंगे कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले शमसी सेना यानी अपनी निजी सेना बनाई। अन्यथा युद्ध करते समय वो डिपेंड रहते थे इक्तेदारों की सेना पे। कई बार वो युद्ध के समय अस्थाई भर्ती करते थे और उनको छूट होती थी कि वो जो माल लूटेंगे उसका एक पार्ट राजा को देंगे और बाकी अपने पास रखेंगे, जिसको हम खुम्स कहते हैं। तो हमें डेवलपमेंट समझना होता है, सेना मजबूत कैसे होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के 2-3 छोटे छोटे और पार्ट्स हैं, जैसे लॉ एंड जस्टिस की व्यवस्था, न्यायालय का सिस्टम क्या था, पनिशमेंट कैसे मिलता था, और किंगशिप यानी राजा की स्थिति क्या है, राज्य की स्थिति क्या है। राज्य जो है वो ट्राइबल है, जैसे वैदिक काल में अभी राजा कबीले का मुखिया है, मौर्य काल में सेंट्रलाइज्ड शासन है और गुप्त काल में डिसेंट्रलाइज्ड। इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अलग अलग पीरियड पढ़ते समय अलग अलग तरीके से सोचना नहीं पड़ता है, केवल हमें फिक्स डायमेंशंस देखने होंगे। यानी एक प्रकार से यूनिवर्सल रिवीजन मैट्रिक्स बन गई। ये रिवीजन में, याद रखने में, रिटेन करने में इससे बड़ी मदद मिलती है। अगर आप किसी से पूछें कि मौर्य काल के बारे में बताइए, आपका दिमाग कैच ही नहीं करेगा, क्या बताना है याद ही नहीं आएगा। आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल की सेना के बारे में बताइए, तो दिमाग इमीडिएटली याद करना, रिकॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम किसी पीरियड को इन फ्रेमों में बांट देते हैं तो हमारा दिमाग उनको क्लू के रूप में पकड़ता है और हमें याद रखने में, रिटेन करने में आसानी होती है। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि कंपैरिजन वाली थिंकिंग का विकास होता है। मौर्य काल और गुप्त काल में क्या अंतर है, इवन इससे आगे आप जाके देख सकते हैं कि मुगल काल में क्या अंतर है, हड़प्पा वर्सेस वैदिक क्या है, ऋग्वैदिक वर्सेस उत्तर वैदिक क्या है, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म क्या है। और यूपीएससी के अधिकांश क्वेश्चंस कंपैरिजन बेस्ड होते हैं। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।